नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस वीडियो में 4 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, तमाम जानकारी हम आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक देंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। संघाई चाइना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में यानी कि चरण 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है? करेक्ट आंसर था विकल्प नंबर ए यानी कि बेगूसराय। अच्छा, थोड़ी जानकारी हम इस वीडियो में भी इसके बारे में करेंगे, एक प्रश्न में इसकी चर्चा हम करेंगे, तो वहां पर आपका ये पुनः से रिवीजन हो जाएगा। पूरे वीडियो को आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे। सेशन की शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 1 मई 2024 को पटना बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न है, जिस फॉर्मेट में यानी कि जिस तरह से प्रश्न हमने यहाँ पे लिखा है, इस तरह के प्रश्न एक दो बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे चूंकि पद्मश्री से ये सम्मानित है, ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिनका निधन हुआ है। तो इस प्रकार से चीजें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। सबसे पहले ये जान लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विकल्प नंबर ए। 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पद्मश्री जो है ये भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है अगर हम नागरिक पुरस्कारों की बात करें तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसको लेकर जानकारी मैं आपको दे दूं। पहला पॉइंट है कि बिहार ही नहीं बल्कि भारत के, देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा है कि बिहार ही नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का हाल ही में पटना में 1 मई 2024 को निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना, वे बिहार मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष रहे थे। और रही बात यहाँ पर पद्मश्री की, जो एक्चुअली प्रश्न में पूछा गया है, तो इस वाले पॉइंट को देखिएगा। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा उन्हें 8 अप्रैल 2015 को राष्ट्रपति भवन दिल्ली में देश के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यही हमें यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है। एक्चुअली यहाँ पर जो बात हो रही है पद्म पुरस्कारों की, तो ऐसे में आपको बता दूं कि 2024 में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उसको लेकर अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर वो चीजें हमने आपके समक्ष रखा है। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, 2024 में पूरे भारत से 110 को पद्मश्री और 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, अर्थात कुल मिला के 132 हस्तियों को ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, भारत रत्न हो गया अलग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पद्मश्री की, एक्चुअली प्रश्न में पद्मश्री की हमने चर्चा किया, तो पद्मश्री पुरस्कार जो मिला है बिहार को इस बार, आपको ध्यान रखना है कि अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए। अच्छा, इसको लेकर एक जानकारी हमने आपको बतलाया था। अशोक कुमार विश्वास, जो कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये टिकुली कला का उदाहरण है। और आप ये ध्यान रखेंगे कि टिकुली कला का भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। अगला है सुरेंद्र किशोर को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए पद्मश्री मिला। राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन जो कला शैली है उसके लिए। और इसके अतिरिक्त शांति देवी पासवान एवं शिवम पासवान, जो कि पति पत्नी है, जो कि आपको ध्यान रखेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे कि मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स में जो गोदना शैली है, जो कला शैली, इसके लिए इन्हें पद्मश्री मिला है। तो अगर बात करें 2024 की, तो 2024 में 4 पद्म पुरस्कार बिहार को मिला है। यहाँ पर ये वाला जो अंतिम वाला आप देख रहे हैं, संयुक्त तौर पर इन दोनों मतलब पति पत्नी को दिया गया है। तो 4 पद्मश्री पुरस्कार इस वर्ष बिहार को मिला है 2024 में। और पिछली बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज हो चुका है। आपको याद होगा हमने जानकारी दिया था कि 3 बिहारी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इसी सीरीज में वो सारी बातें आपको बतलाई गई थी। अच्छा, यहाँ पर जो बात हो रही है बिहार को मिले सम्मान की, खास करके पद्मश्री या फिर पद्म भूषण, ऐसे में अगर हम बात करें इस वर्ष जो बिहार को पुरस्कार मिला है नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में, वो चीजें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। एक तो हमने जानकारी ये दिया कि 132 महान हस्तियों को पूरे भारत से सम्मानित किया गया है। और बिहार के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहला जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, वो हो जाता है भारत रत्न। जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक कार्य के लिए ये भारत रत्न मिला है।
और क्रम की दृष्टिकोण से देखें तो ये 49वां भारत रत्न पुरस्कार है। ये आप लोग यहाँ पर जरूर ध्यान रखेंगे। हालांकि अब तक 53 महान हस्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है, तो ये भी जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त बिहार के संदर्भ में बात करें पद्म विभूषण की, जो कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, सामाजिक कार्य के लिए बिंदेश्वर पाठक को ये सम्मानित किया गया। अच्छा, बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ है वर्ष 2023 में, यानी कि पिछले वर्ष। यहाँ से एक प्रश्न अराइज होंगे कि बिंदेश्वर पाठक किस जिले के रहने वाले थे, तो वैशाली के वे रहने वाले थे। साथ ही साथ यहाँ से ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बिंदेश्वर पाठक ने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर हमारा अगला है पद्म भूषण पुरस्कार, जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त जो आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, ये तमाम चीजें अभी हम आपको बतला रहे थे। तो कुल मिला के बात करें तो अगर हम इस बार देखें बिहार को जो पुरस्कार मिला है, एक तो 4 पद्मश्री हो गया और इसके अतिरिक्त 3 और है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। कुल मिला के 7 पुरस्कार इस बार बिहार को मिला है। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको सोचना, हालांकि आपको बतलाया गया है, एक प्रकार से रिवीजन हो जाए यहाँ पर, इसलिए हमने आपको बतलाया। अच्छा, भारत रत्न के बारे में अगर हम बात करें कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, तो ऐसे में ध्यान रखिए, अभी हमने आपको बतलाया था 53 भारत रत्न पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं। 2024 में 5 महान हस्तियों को भारत रत्न दिया गया। इनमें तो एक नाम है कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। हालांकि पहली बार जो ये सम्मान दिया गया था, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारतीयों के दृष्टिकोण से देखें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। अच्छा, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ष 3 ही लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। और पिछली बार 2019 में जो 3 लोगों को दिया गया, उनमें प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। अच्छा, यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखना है, 2024 में 5 लोगों की जो घोषणा हुई है, ये पिछले कुछ वर्षों से जो छूटा हुआ है, पिछली बार 2019 में हुआ था, तो इसी को एकदम से मेकअप करते हुए यहाँ पर इसकी घोषणा हुई है। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि 53 हस्तियों को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंटली हमने ये भी आपको जानकारी दिया था लालकृष्ण आडवाणी को, जो अभी हाल ही में 30 मार्च को ये मतलब वितरित हुआ था। घोषणा तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या ही हो जाती है, लेकिन ये जो पुरस्कारों का वितरण हुआ 30 मार्च को हुआ और 31 मार्च को लालकृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर ये पुरस्कार पहुंचाया गया, क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी उस समय। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, लालकृष्ण आडवाणी के संदर्भ में बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता हैं। तो एक प्रश्न के रूप में आप इसे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अब तक कितने बिहारियों को भारत रत्न मिला है, तो कुल मिला के 5 बिहारियों को अब तक भारत रत्न मिला है। इनमें जो नाम है, पहला नाम डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और कर्पूरी ठाकुर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार के बक्सर के डुमराव में जन्मे हैं और ये एकमात्र ऐसे बिहार के शख्स हैं जिन्हें चारों सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। जरूर ध्यान रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान में हाल ही में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू हुई है। बताएं कि किस वर्ष पटना जू का गोल्डन जुबली मनाया गया है। गोल्डन जुबली यानी कि स्वर्ण जयंती। देखिए, ये खबरों में रहा, इसको लेकर चीजें हमने पहले भी आपको बतलाया था, लेकिन पुनः से ये खबरों में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर खास करके पटना जू में, जिसे कि संजय गांधी जैविक उद्यान भी कहा जाता है, यहाँ पर टिकट ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू हुई है, जो कि विजिटर यहाँ पे आते हैं 7 दिन पहले ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो इसी लिहाज से यहाँ पर हमने प्रश्न को पुनः आपके समक्ष रखा है, क्योंकि रिसेंटली इसका गोल्डन जुबली मनाया गया है, यानी कि स्वर्ण जयंती मनाया गया है। तो किस वर्ष मनाया गया वही पूछा गया है, तो वर्ष 2023 में। आइए इसको लेकर तमाम बातों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि पटना अवस्थित संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे कि पटना जू भी कहा जाता है, इसका 22 जून 2023 को 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए गोल्डन जुबली यानी कि स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया है।
ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो रही बात यहाँ पर स्वर्ण जयंती से संबंधित। लेकिन पटना जू की स्थापना को लेकर चीजों को हम देखें तो बिहार के तत्कालीन राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो के कार्यकाल में 1969 यानी कि 1969 में 34 एकड़ जमीन में वनस्पति उद्यान के रूप में ये बनवाया गया था। ठीक है, एक मूल स्थापना देखें तो 1969 में ही ये मूल रूप से स्थापित हुआ था और उस वक्त इसका नाम दिया गया था गार्डन्स। हालांकि कई बार इसका नाम परिवर्तित हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं 1972 में वन विभाग ने नाम बदलकर जैविक उद्यान कर दिया और फिर इसके बाद इस पार्क को 1973 में चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था। अगर हम इसे एक चिड़ियाघर के रूप में देखें तो चिड़ियाघर के रूप में 1973 में स्थापित हुआ था। ये वही ईस्वी है जिस ईस्वी को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। उस समय तत्कालीन जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर एक बार और नाम चेंज हुआ 1980 में, जब संजय गांधी की मृत्यु के बाद, यानी कि संजय गांधी की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद तीसरी बार इसका नाम बदलकर संजय गांधी जैविक उद्यान कर दिया गया। तो ये चीजें यहाँ पर समझने योग्य है। अच्छा, पटना चिड़ियाघर की बात करें तो यहाँ पर 110 विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के 1100 से अधिक जानवर, पक्षी और सरीसृप मौजूद हैं। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो तस्वीर में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी पटना चिड़ियाघर के अंदर ही एक जगह है। आप लोग आई होप अगर यहाँ पर विजिट किए होंगे तो इसे जरूर देखे होंगे। पटना चिड़ियाघर आप लोग जरूर विजिट कीजिए, बहुत सारी चीजें देखने योग्य है। अगर आप लोग अभी तक नहीं गए हैं तो समय निकालिए और जरूर घूमिए। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत से एशिया क्षेत्र के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, इस वर्ष इस पुरस्कार की 35वीं वर्षगांठ है। कई क्षेत्रों के लिए, जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसके लिए खास करके ये पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं भारत से एशिया क्षेत्र के लिए गोल्डमैन पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं, तो इनका नाम है आलोक शुक्ला। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं, यह पुरस्कार गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जिसका मुख्यालय जो है ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। अच्छा, इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहकर संबोधित किया जाता है और यह पुरस्कार दुनिया के 6 भौगोलिक क्षेत्रों में से प्रत्येक को दिया जाता है। अब ये 6 भौगोलिक क्षेत्र को कैसे वर्णित किया गया है वो आप यहाँ पर इस विजेता सूची में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो चीजें हमने लिखा, दक्षिण और मध्य अमेरिका, द्वीप और द्वीप राष्ट्र, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, साथ साथ अफ्रीका, इन सभी क्षेत्रों के लिए विजेताओं की जो घोषणा हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। एशिया क्षेत्र के लिए भारत से आलोक शुक्ला का चयन किया गया है। आप लोग इस पूरी सूची को ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें आलोक शुक्ला के बारे में तो आप यहाँ पर सबसे पहले इन्हें इस तस्वीर में देख लीजिए। दरअसल यहाँ पर यह पॉइंट हमने आपके समक्ष रखा कि प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को भारत से एशिया क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसे कि ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पर इस पुरस्कार से संबंधित इतनी ही जानकारी आपके समक्ष है, इन सभी को जरूर ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार जो है ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। नहीं कि एक प्रकार से देखें तो ये वार्षिक पुरस्कार है और इस वर्ष इस पुरस्कार की 35वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की गई है। तो ये तमाम चीजें समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, यहाँ पर आगे हम बात करेंगे प्रमुख सम्मान के बारे में, प्रमुख पुरस्कार के बारे में। यहाँ से इस स्लाइड से एक प्रश्न आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के बारे में, जो कि बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को दिया गया। उनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए बीपीएससी ट्री एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अराइज हुआ है। अच्छा, इससे पहले ये चीजें आपको बतलाई जा चुकी है, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें कुछ नया अपडेट भी हुआ है, तो यहाँ पर वो चीजें हमने रखा है। देखिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से संयुक्त तौर पर गीतकार गुलजार और जगतगुरु राम भद्राचार्य को क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए सम्मानित किया गया संयुक्त तौर पर। और रिसेंटली प्रित्जिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को सम्मानित किया गया। और सर्वाधिक जो ये पुरस्कार है प्रित्जिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये जापान ने ही अपने नाम किया है, ये भी ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, रिसेंटली एबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई, ये फ्रांस के मिशेल टेलग्रांड ने अपने नाम किया है।
तो रिसेंटली जो भी पुरस्कारों की घोषणा होती है वो चीज़ें हम तो आपको बतलाते ही हैं। हमारा फ़र्ज़ ये भी बनता है कि चीज़ों को हम आपको रिवाइज़ कराते रहें, ताकि वो चीज़ें जब आप बार-बार देखते हैं तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद होता है। अच्छा, रिसेंटली हमने आपको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में भी जानकारी दिया था। इसकी विजेता सूची रिसेंटली जारी हुई है। तो 2023 वाला तो हम पिछले साल ही आपको दे चुके थे, लेकिन 2024 वाला जो रिसेंटली हमने आपको दिया है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो एटाना बोनमती, जो कि स्पेन की है। और लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर चुना गया स्पेन महिला फुटबॉल टीम को। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको अतिरिक्त ये भी दूंगा, कुछ तस्वीर खास करके हाल ही के दिनों में खबरों में रहा है, जो पुरस्कार खास करके मिला है तस्वीरों को लेकर, तो यहाँ पर वो चीज़ें हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को नाम दिया गया वेल बॉन्स, जो कि इस तस्वीर के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया स्वीडन के एलेक्स डॉसन को। ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी तस्वीर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तस्वीर को नाम दिया गया आइस बेड। इस तस्वीर के लिए नीमा सखीरानी, जो कि ब्रिटेन की है, इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और फिर इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पर है, जो आप इस तस्वीर में एक महिला को, खास करके एक बच्चे को, कफन से लिपटा हुआ बच्चा है और इन्हें गोद में लेकर ये तस्वीर में दिख रही है। तो इस तस्वीर के लिए फिलिस्तीन के मोहम्मद सलीम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब अपने नाम किया है। और इस तस्वीर की बात करें तो यह हमास, जो कि फ़लस्तीन का एक इस्लामिक आतंकी संगठन है, तो हमास और इजराइल के युद्ध के दौरान 17 अक्टूबर 2023 को गाजा में एक शहर है खान यूनिस, यहीं पर ये लिया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इस तस्वीर के बारे में। यहाँ पर हालांकि हमने चीज़ें लिख भी दिया है। तो इसी तस्वीर के लिए फ़लस्तीन के ही मोहम्मद सलीम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार अपने नाम किया। तो तस्वीरों को लेकर ये चीज़ें खास करके पुरस्कार श्रेणी में आप लोग ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, यहाँ पर ये मत सोचिए कि सर कितना पढ़ना पड़ रहा है, बल्कि जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सभी को आप पढ़ेंगे, तभी जाके जो 35 से 40 प्रश्न आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के होंगे, खास करके अगर हम बात करें 70वीं बीपीएससी एग्जाम की, तो वहाँ पर ये आप हल करके आएंगे। पूरा का पूरा पढ़ेंगे तभी जाके आप इतना हल कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक भी आपका नहीं छूटना चाहिए। बस आप लोग हम पे भरोसा रखिए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी हेल्प होगी। और आप लोग सपने देखना मत भूलिए, सपना देखना बहुत अच्छी बात है, और उसको पूरा करने की दिशा में जी तोड़ मेहनत कीजिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और आप एक नई ऊंचाई पे होंगे, आपको एक अलग पहचान मिलेगी। समाज में जो है आप अच्छी नजरिए से देखे जाएंगे, सम्मान की नज़र से आपको देखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, और निश्चित तौर पर आपको प्रिपरेशन को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। ऐसे तो कई जगहों से आप लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन करेंट अफेयर्स को लेकर बेहतरीन तरीके से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इस वाले कोर्स को परचेज कीजिए। जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है, करेंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, बिहार जी के सिलेबस आधारित नोट्स, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सभी जो खास करके आपके बिहार में आयोजित होने वाले, मुख्य रूप से देखें तो 70वीं बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ये तमाम चीज़ें आप इस कोर्स के माध्यम से महज 399 रुपये में प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि इसमें एक ऑफर भी है, जो छात्र पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो 299 रुपये में तमाम ये मटेरियल को प्राप्त कर पाएंगे। इसमें एक फायदा आपको यह है कि जिस तिथि को आप ज्वाइन करेंगे तब से पिछला जितना भी छूटा हुआ है वो तमाम चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगा। जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे अगले 1 वर्ष तक ये आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, अलग अलग प्लान है, जो भी आपको सूटेबल लगे आप वहां से ले सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पर आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा। निश्चित तौर पर ये सीरीज आपके लिए, जो कोर्स आपको दिख रहा है, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ठीक है, तो डेली बेसिस पर आप यहाँ से प्रिपरेशन को बरकरार रख सकते हैं। हजारों लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। जैसा कि कल वाले वीडियो में हमने आपको बतलाया था, कंटेंट हमारा नो डाउट बहुत अच्छा है, आप लोग देखते भी होंगे, लेकिन वीडियो में जो व्यूज है वो उतना अधिक नहीं होता है। इसके पीछे रीजन यही है कि जो हजारों की संख्या में लोग एप्लीकेशन पे कोर्स लिए हुए हैं, तो वो लोग एप्लीकेशन पे क्लासेस को फॉलो करते हैं, तो इस वजह से यूट्यूब पर जो व्यूज है वो आपको कम दिखता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुए 21वें एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितना पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है। एक तो ये पूछा गया कि भारत ने कितना पदक अपने नाम किया और कौन सा स्थान हासिल किया।
तो कुल मिला के विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। भारत को तीसरा स्थान मिला है, 29 पदक भारत ने अपने नाम किया है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 21वें एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। अच्छा, इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 27 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित होने वाली ये विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के लिए एक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में जो ये आयोजित हुआ है, ये एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ और इस प्रतियोगिता को भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो इस प्रतियोगिता में भारत के 60 एथलीट भाग लिए थे, जिसमें 31 पुरुष और 29 महिलाओं ने भाग लिया। और रही बात यहाँ पर पदकों की जो भारत ने अपने नाम किया, तो इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल मिला के 29 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें कि 7 स्वर्ण, 11 रजत और 11 कांस्य, यानी कि 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल भारतीय खास करके एथलीटों ने अपने नाम किया। और पदक तालिका में भारत का जो स्थान रहा वो चाइना और जापान के बाद तीसरा स्थान रहा। ये सारी बातें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए। ये तमाम जो बातें हो रही है ये 21वें एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की हो रही है। लेकिन इससे पिछला संस्करण 20वें संस्करण की बात करें तो ये दक्षिण कोरिया के येचियोन में आयोजित हुआ था और यहाँ पर भारत ने 19 पदक अपने नाम किया था। हालांकि पिछले संस्करण में भी भारत तीसरे स्थान पर रहा था, लेकिन पहले स्थान पर रहा था पिछले संस्करण में जापान, जो कि इस वर्ष दूसरे स्थान पर है। तो पिछले वर्ष जापान पहले स्थान पर था, चाइना दूसरे स्थान पर और फिर अपना भारत उस समय भी पिछले साल भी इसमें तीसरे ही स्थान पर था। तो पिछले संस्करण को भी लेकर चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बदलता हुआ पैटर्न है, 2-3 वर्ष पुराना भी करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। कुछ प्रश्न में आपको देखने को मिला होगा कि बहुत ही पुरानी चीज़ों को रिलेट करके पूछा गया है। तो प्रीवियस वर्षों का प्रश्न पत्र आप लोग जरूर देखिएगा, निश्चित तौर पर वो आपके लिए फायदेमंद होता है। ये प्रश्न है कि IQ एयर की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। यहाँ पर बात हो रही है एयर पोल्यूशन की, यानी कि वायु प्रदूषण की। तो इस आधार पर देखें तो करेक्ट आंसर होगा काठमांडू। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि दुनिया भर में वायु प्रदूषण के स्तर को मापने वाली IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार मौजूदा समय में नेपाल की राजधानी काठमांडू वायु प्रदूषण में शीर्ष स्थान पर है। नवीनतम जो आंकलन हुआ है ये 28 अप्रैल 2024 को हुआ है। उसी आधार पर यहाँ पर डेटा हमने आपके समक्ष रखा है और नवीनतम डेटा के आधार पर काठमांडू इसमें शीर्ष स्थान पर है। अच्छा, वायु प्रदूषण में इस वक्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देखें तो काठमांडू तो शीर्ष पर है ही, लेकिन दूसरे स्थान पर थाईलैंड का एक शहर है चियांग माई और तीसरे स्थान पर वियतनाम का शहर हनोई, चौथे स्थान पर बैंकॉक, पांचवें पर ढाका और छठे स्थान पर भारतीय शहर कोलकाता है और 9वें स्थान पर है राजधानी दिल्ली। तो ये चीजें यहाँ से समझने योग्य है, ध्यान आप लोग रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न में इतना ही। चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान एकदम सत्य और एकदम सटीक है। सभी को ध्यान से देखिए। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। अगला 1 मई को महाराष्ट्र एंड गुजरात स्थापना दिवस, ये भी यहाँ पर सत्य है। 2 मई को विश्व टूना दिवस, टूना एक मछली का नाम है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। अर्थात यहाँ पर तीनों विकल्प सही है, तो फाइनल जो आंसर होगा ये होगा उपयुक्त सभी सत्य है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2024 में या फिर यूं कहें मई 2024 में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसकी कंप्लीट सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। अब तक की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर मई दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के थीम की बात करें, जो इसका निर्धारित विषय है 2024 का, ये जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और साथ साथ स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, ये इसका 2024 का निर्धारित थीम है। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस भी मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस,
2024 के लिए इसका थीम है ग्रह के लिए प्रेस पर्यावरण संकट के दौर में पत्रकारिता, यानी कि अ प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, ये 2024 का इसका थीम है। और इसके अतिरिक्त आज है 4 मई, 4 मई को राष्ट्रीय स्वरोजगार दिवस मनाया गया। और साथ साथ यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे 5 मई, अर्थात यहाँ पर एक चीज ये भी समझना आपको कि मई का जो पहला रविवार होता है, एक्चुअली 2024 में ये 5 मई को पड़ा है, तो 5 मई को विश्व हंसी दिवस मनाया जाएगा। रवि नहीं बल्कि मई का जो पहला रविवार होता है उसी को, मतलब इसी तिथि को ये माना जाता है विश्व हंसी दिवस। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको खास करके प्रमुख दिवस को लेकर ध्यान रखना है, और जो खास करके इसका थीम होता है ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि 1 मई को ही ये मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, दरअसल शिकागो में मजदूरों ने एक खास करके एक प्रकार से अभियान छेड़ा था, एक आंदोलन किया था, इसी के स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 19 अप्रैल 2024 को हुई घोषणा के बाद निम्नलिखित में से कौन 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाले हैं। इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख बने हैं। ये जानकारी हमने आपको उस समय दिया था जब 19 अप्रैल को इसकी घोषणा हुई थी। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये पदभार ग्रहण कर चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार पुनः से आपको ये बता दिया जाए। देखिए 19 अप्रैल 2024 को हुई घोषणा के अनुसार 30 अप्रैल 2024 को वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार ग्रहण किए हैं। वे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और वे भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख के तौर पर नियुक्त हुए हैं, और उन्होंने मौजूदा एडमिरल आर हरि कुमार यानी कि राधा कृष्णन हरि कुमार का स्थान लिया है, जो कि 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करें तो 3 जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक भारतीय नौसेना के 38वें उप प्रमुख के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। आप इन्हें यहाँ पर दिनेश कुमार त्रिपाठी को इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक जानकारी अहम है, रिसेंटली वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। ये जरूर यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुखों की, तो चीजें यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है, वो तमाम चीजों को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। भारतीय सेना प्रमुखों में थल सेना प्रमुख की बात करें अर्थात जनरल की बात करें तो वर्तमान में है मनोज पांडे। वायु सेना प्रमुख अर्थात एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, और अभी रिसेंटली नए नौसेना प्रमुख बने हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये चीजें यहाँ पर आपको समझना है। अच्छा, वर्तमान में जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान है, ये द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, जो कि 2021 में तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर में एक स्थान है कुन्नूर, यहाँ पर जो भारतीय सेना का MI-17, आपको मैं बता दूं MI-17V5, ये एक विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और दुर्घटना स्थल पर 14 लोगों की मौत हुई थी। जो 14 लोग इस विमान में सवार थे, खासकर के बिपिन रावत की पत्नी भी इसमें सवार थी, सभी लोगों की यहाँ पर दुर्घटना स्थल पर कुन्नूर में मौत हुई थी। और बिपिन रावत जो थे ये भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि प्रथम सीडीएस थे। इस लिहाज से ये चीजें याद रखने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न 8वां है कि भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे कलाम द्वीप से 1 मई को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो अर्थात स्मार्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और यहाँ पर आगे हमने लिख दिया कि पहले इस द्वीप का नाम क्या था। एक तो इस वजह से खबरों में है क्योंकि अभी हाल ही में स्मार्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है, और यहाँ पर हमने आगे पूछा है आपसे कि पहले इस द्वीप का नाम क्या था। तो इस द्वीप का नाम अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम था पहले व्हीलर द्वीप, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि भारतीय नौसेना ने समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो अर्थात स्मार्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। और इस परीक्षण की बात करें तो यह परीक्षण 1 मई 2024 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया। और यहाँ पर जो स्मार्ट सिस्टम की बात हो रही है तो आपको ये भी ध्यान रखना है 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा ये डिजाइन और विकसित किया गया है।
तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ से आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न को लेकर जो खास करके खबरों में है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने पूछा कि पहले इस द्वीप का नाम क्या था, तो पहले इस द्वीप का नाम यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। दरअसल 4 सितंबर 2015 को दिवंगत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में इस द्वीप का नाम बदलकर व्हीलर से रखा गया था डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, रिसेंटली आपको मैं बता दूं कि 3 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का भी सफल परीक्षण किया था। कब? तो 3 अप्रैल 2024 को। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखें कहाँ से की गई, तो अब्दुल कलाम द्वीप से। अब्दुल कलाम को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, इन्हें मिसाइल मैन कहकर भी संबोधित किया जाता है। अच्छा, अब्दुल कलाम से जुड़ी हुई कई जानकारी जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जो खास करके एग्जाम में पूछे जाने योग्य है, वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर उसमें से हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। जैसे कि मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। क्रम से देखें तो ये 11वें राष्ट्रपति थे भारत के। अगला पॉइंट है उनका जन्म को लेकर, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। अच्छा, 1931 वही तिथि है या फिर वही ईस्वी है जिस ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, उन्हें मिले पुरस्कार व सम्मान में अगर हम बात करें, ऐसे तो बहुत सारे पुरस्कार, तकरीबन 100 से अधिक पुरस्कार इन्हें मिले हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। तो उनके 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। ये एक बड़ा सम्मान है, आप ध्यान रखेंगे। 1981 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से, 1990 में पद्म विभूषण से और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। और फिर इसके बाद वर्ष 2000 की बात करें तो रामानुजन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया अल्वार्स शोध संस्थान चेन्नई के द्वारा। और फिर आगे 2014 की बात करें तो डॉक्टर ऑफ साइंस से इन्हें सम्मानित किया गया एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम द्वारा। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर हमने एक जानकारी ये भी लिखा है कि इसके अलावा उन्हें लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधियों से सम्मानित किया गया। पूरी दुनिया में लगभग 40 से अधिक विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो एक बहुत महान हस्ती थे भारत की भूमि पर जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें आज भी हम लोग आदर्श अपना मानते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को भी मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थी जो हमने आपके समक्ष रखा है, ये सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि 1991 बैच की भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने हाल ही में 1 मई 2024 को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए बात हुई आकाशवाणी की, तो ऐसे में कुछ जानकारी हमने पीबी शब्द के बारे में दिया था। आइए इस वाले पॉइंट को देखिए, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा दरअसल ये है क्या। 13 मार्च 2024 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र दिल्ली में प्रसार भारती, डीडी न्यूज और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइटों के साथ साथ अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पीबी शब्द की शुरुआत किया था, जो कि एक समाचार साझाकरण सेवा है। ठीक है, ये किसकी समाचार साझाकरण सेवा है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये प्रसार भारती की। और इसका जो पूरा नाम है पीबी शब्द का, तो पीबी से प्रसार भारती और एस एच ए बीडी शब्द से शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसमिनेशन। ये यहाँ पर ध्यान रखें, ये एक प्रकार का समाचार साझाकरण सेवा है। तो ये चीजें यहाँ पर याद रखने योग्य है। इसकी शुरुआत किया गया था 13 मार्च 2024 को अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर आकाशवाणी की बात हो रही है, तो आकाशवाणी की स्थापना को लेकर चीजों को हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत हुई थी, ये मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों द्वारा हुई थी। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। लेकिन फिर 1957 में यानी कि आजादी के पश्चात इसका नाम बदलकर कर दिया गया आकाशवाणी। और यहाँ पर आकाशवाणी का जो लोगो है आप देख सकते हैं। इस लोगो में एक चीज लिखा गया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये इसका आदर्श वाक्य है,
ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 10वें प्रश्न पे चलते हैं। किस भारतीय एडटेक कंपनी या फिर एडटेक स्टार्टअप ने टाइम मैगजीन द्वारा हालिया जारी शीर्ष एडटेक कंपनियों की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखें तो एक गर्व का विषय है। और ऐसे में इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो पूछा गया है ये होगा विकल्प नंबर ए यानी कि इमेरिटस। विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे भारतीय एडटेक स्टार्टअप इमेरिटस ने टाइम पत्रिका की विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनियों की 2024 के रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जो इसका स्कोर रहा ये रहा 91। दरअसल अगर हम बात करें इमेरिटस की स्थापना की वर्ष 2015 में इसकी स्थापना अश्विन डामेरा और चैतन्य कली पटनापो के द्वारा किया गया था। कब? तो 2015 में। अच्छा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस अगर हम बात करें टाइम मैगजीन की जो खास करके एडटेक कंपनियों को लेकर एडटेक स्टार्टअप को लेकर एक्चुअली में बोल सकते हैं जो रैंकिंग जारी हुई है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है एक तो भारतीय स्टार्टअप जो है एडटेक स्टार्टअप इमेरिटस इसमें शीर्ष स्थान पर है 91 स्कोर के साथ। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कुछ और जो चर्चित हैं खास करके जो इम्पोर्टेंट है जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है जो पूछे जा सकते हैं इसमें अगर आपको ध्यान रखना है तो 26वें स्थान पर रहा मीको। और अन एकेडमी जो आप लोग जानते होंगे ये इसका स्थान जो रहा ये रहा 54वां। अपग्रेड आप लोग जानते हैं अपग्रेड जो रहा ये 69वें स्थान पर रहा। यूडेमी भी आप लोग आई होप जानते होंगे कोडिंग वगैरह इसमें सिखाया जाता है ये 78वें स्थान पर रहा। यूनी वैरायटी रहा 82वें स्थान पर। हालांकि ये चाहे तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं लेकिन ये वाला बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने योग्य है तो यही एक्चुअली हमने प्रश्न में भी डाल दिया। ये इमेरिटस जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस मूल के हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? जब ये नियुक्त हुए थे प्रथम मंत्री के तौर पर तब भी हम आपको जानकारी दिए थे। अगर आप सीरीज को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं रिवीजन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको याद होगा इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि पाकिस्तान। अगर मैं आप लोगों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए अपना इतना सारा समय यहाँ पर देता हूँ आप लोग तो भले ही ये वीडियो देख लेते हैं 30 मिनट में लेकिन एक वीडियो के पीछे जो इसका जो मेहनत होता है तकरीबन वो 5 से 6 घंटे का होता है। कंटेंट लिखना वीडियो बनाना अपलोड करना ये चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। ठीक है तो आप लोग 30 मिनट निकाल के जरूर देखिए आप लोग हमारी जो मेहनत है इसका भरपूर फायदा लीजिए। ठीक है चीज़ों को जब आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको फायदा नहीं देगा। चेन बना के याद रखिए वो आपको निश्चित तौर पर बहुत हेल्प करेगा। आप इसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि एक साइकिल में जो चेन होता है वो बहुत छोटे छोटे उपकरण को मिलकर बनता है। वो एक बहुत जैसे मान लीजिए एक चेन है तो इस प्रकार से वो जुड़ा रहता है एक दूसरे से वो कनेक्टेड रहता है। अगर बीच में कोई छूट जाए तो वो जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है वो फिर किसी काम की नहीं रहती है। तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा चीज़ों को चेन बना के याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको चीज़ों को याद रखने में। ठीक है कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से याद रख पाएंगे। ये चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड सरकार का जो सारा कामकाज है ये प्रथम मंत्री ही संभालता है। अच्छा प्रथम मंत्री होता क्या अगर आपके मन में ये डाउट है तो यहाँ पर एक जानकारी हमने लिखा है कि भारत के सापेक्ष में देखें तो प्रथम मंत्री का जो पद होता है ये भारत के प्रधानमंत्री के समकक्ष यानी कि इक्वल होता है। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा इस पद पर जिस नेता का चुनाव होता है वह स्कॉटिश मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। अप्रैल 2023 में पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम प्रथम मंत्री बने थे। अप्रैल 2023 वाला जब आप मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ को देखेंगे तो वहां पर ये आपको जानकारी मिल जाएगा। लेकिन अभी ये खबरों में क्यों है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है जिस वजह से ये खबरों का विषय है। अच्छा यहाँ पर बात हो रही स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। मैं देख रहा हूँ मैं पिछले कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ कि कई सारे छात्रों को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन आदि में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है चलिए मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। दरअसल यहाँ पर आप ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा स्कॉटलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का एक देश है या फिर यूं कहें एक क्षेत्र है। यहाँ की जो राजधानी यह है एडिनबर्ग। तो कुल मिला के यूनाइटेड किंगडम में जो 4 भौगोलिक और ऐतिहासिक भाग जो शामिल है इसमें इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। आप यहाँ पर ये मैप पर देख सकते हैं ये जो आपको ब्लू एरिया दिख रहा है ये वाला ये स्कॉटलैंड को इंगित कर रहा है और ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ये उत्तरी आयरलैंड को वर्णित कर रहा है इंगित कर रहा है। और जो रेड वाला है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल में यह है इंग्लैंड और ये जो येलो है ये है वेल्स।
अच्छा, आपको ध्यान होगा 2019 में जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप हुआ था, ये इंग्लैंड और वेल्स में संयुक्त तौर पर हुआ था, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। तो इसको लेकर ये बातें ध्यान अवश्य रखिएगा। इसके अंतर्गत 4 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। चलिए 12वां प्रश्न है कि मालदीव में आयोजित छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया है, पुरुष और महिला युगल का। और विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम निम्नलिखित में से क्या है? सारी इंफॉर्मेशन कल हमने आपको दिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, जो जानकारी हम आपको इस कोर्स को लेकर दे रहे थे, आप लोग अभी जाइए प्ले स्टोर पर, वहां से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो तमाम चीजें हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आगामी 17वीं बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी प्रिपरेशन का स्तर क्या है। ठीक है, घर बैठे आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे। तो आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।